कैसी हैं दोस्तों आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओल्हान एकेडमी पर। देखिए, ये मेरे ओल्हान एकेडमी का लोगो है। एंड हम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम टेट की तैयारी कर रहे हैं। सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, जितने भी टेट हैं हम सबकी टेट की साइकोलॉजी पढ़ते हैं और अपने टेस्ट को और मजबूत कर चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत 1958। नैतिकता यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। यह नैतिकता क्या ऐसा गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। वह अच्छा या बुरा समाज से ही सीखता है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ नहीं पता होता, उसे वह एक कोरा कागज़ होता है और वो जैसे जैसे समाज के टच में आता जाता है वैसे वैसे सब चीज़ें सीखता जाता है। अच्छी फैमिली होगी तो अच्छी चीज़ें सीखेगा और फैमिली के मेम्बर्स बुरे होंगे तो बुरी चीज़ें सीखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांतों की अवस्था सिद्धांत भी कहा है। एक एक चीज़ आपको याद रखनी है। एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक और चीज़ छोड़ो, एक एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ आपको इस तरीके से याद रखनी है, हर एक चीज़ आपको अपने माइंड में इस तरीके से बैठा लेनी है कि जैसे आपको भूलनी ही नहीं है। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आप हर चीज़ को ऐसे याद रखोगे, एकदम से बहुत ही प्यार के साथ पढ़ेंगे। चलिए, कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा है। क्या कहा है? नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा है। उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में, एवं उन्हें सार्वभौमिक माना है। जो 6 अवस्थाएं हैं उन्हीं को उन्होंने सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल माना है। सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। हाँ भाई, कोई भी बच्चा हो, किसी भी जाति का, बिरादरी का, कोई भी बच्चा हो, मनुष्य का बच्चा है तो वो इन अवस्थाओं से होकर गुजरेगा ही गुजरेगा। चलिए, नैतिक विकास की अवस्थाएं एवं निश्चित क्रम में आती है। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। नैतिक विकास की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोलबर्ग्स थ्योरी 6 स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने दोनों अवस्थाओं को एक साथ रखकर इनको 3 स्तर पर रखा है एवं इसकी व्याख्या की है। देखिए, जो इस प्रकार है। पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। पूर्व परंपरागत अवस्था फर्स्ट क्या है? प्री कन्वेंशनल स्टेज। याद रखना है, पूर्व परंपरागत अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज और ऑर्डर पनिशमेंट। पूर्व परंपरागत अवस्था में आता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, भी आता है अहंकार की अवस्था। अब सेकंड है परंपरागत अवस्था, प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। फिर आता है थर्ड उत्तर परंपरागत अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। अब देखिए, इन्होंने 6 स्टेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। स्टेज कितनी है? 6 और पार्ट कितनी है? 3। पहला पार्ट पूर्व परंपरागत, जिसमें 2 स्टेज रखी है। दूसरा पार्ट है परंपरागत अवस्था, इसमें भी 2 स्टेज रखी है। थर्ड है उत्तर परंपरागत अवस्था, इसमें भी 2 स्टेज रखी है। तो कुल मिला के 6 स्टेज हो गई हैं। तो ये समझने की और पढ़ने के नज़रिए से बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने की है। पर पूर्व परंपरागत अवस्था, जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल स्थिति स्तर की कही जाती है। ठीक है, जो नैतिक तर्क शक्ति है वो क्या कही जाती है? प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। 2 अवस्थाएं क्या है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस अवस्था में बालक का व्यवहार बंद के व्यय पर आधारित होता है और इसी डर से वह अच्छा व्यवहार करता है। बंद नहीं, ये दंड है, दंड के व्यय पर।
यानी कि जो बच्चा गलती करता है तड़ाक चाटा लगता है, गलती करता है तड़ाक चाटा लगता है, बात नहीं मानता है तो तड़ाक चाटा लगता है। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता मुख्य आधार मानते हैं। बच्चा सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए। सिर्फ बच्चा इतनी ही बात सोचता है कि अगर तूने किसी का काम नहीं किया या किसी की बात नहीं मानी तो लगेगा तड़ाक चाटा। बेटा इससे तो अच्छा है कि किसी का काम ही कर दो। हम भी ऐसे ही पिटते थे, तुम भी ऐसे ही पिटते होंगे ज़रूर। किसी का काम बना गया तो तड़ाक चाटा लगा। कौन कौन पिटा है बचपन में, कमेंट करके बताना। सही, बच्चा सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए। सही गलत का निर्णय दिए गए दंड व पुरस्कार से करता है। अहंकार की अवस्था, इस अवस्था ये थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा तो यहाँ पे अहंकार अहम आने लगता है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। नहीं नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहे कितना भी दंड मिले, कितने भी पिटाई हो, चाहिए तो चाहिए। उसे लगता है कि वही बात सही है, जो वो कह रहा है ना बच्चा, बस वही सही है। मम्मी पापा को पीटना तो पीट लूँ, हाँ लेकिन मैं ही सही हूँ। जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरी की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वह भी हमारी इच्छा पूरी करेगा। अगर हम उसकी कुछ इच्छा पूरी कर दें बच्चे की तो वो तुरंत हमारा काम पूरा कर देगा। ये बात बिल्कुल सच है। इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है, वो उसके ईगो को चोट लगती है, ईगो को ठेस पहुंचती है भाई बच्चे के। कौन सा ये प्री का सेकंड पार्ट है, अहंकार की अवस्था। मज़े से पढ़ो ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से या चोरी करने से होता है तो वह काम करता है। ऐसे अनैतिक नहीं समझता है, इसे अनैतिक नहीं समझता है। वो झूठ और चोरी भी कर रहा है ना तो भी उसकी नज़र में वो सही है, वो उसे अनैतिक नहीं समझता है, लेकिन वो हमें समझाना पड़ता है कि ये गलत है। वैसे नैतिकता सिखानी पड़ती है। अब आता है सेकंड पार्ट, परंपरागत अवस्था। इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उनकी माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इसमें दो अवस्थाएं होती है जो इस प्रकार हैं। प्रशंसा की अवस्था, देखा जो सेकंड पार्ट है परंपरागत अवस्था, इसको याद रखना। इसमें पहली स्टेज क्या है, प्रशंसा की अवस्था, एंड सेकंड स्टेज क्या है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ये स्टेज अच्छी है, प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह प्रशंसा पाने के लिए करता है। इसमें बच्चा समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे कि वह प्रशंसा प्राप्त कर सके। उस व्यवहार को ही वह अनैतिक मानता है जिससे प्रशंसा मिलती है। हाँ, जिससे प्रशंसा नहीं मिलती है ना उसे वो अनैतिक मानता है, और जिसमें प्रशंसा मिलती है उसे वो अच्छा लगता है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित किया जाता है। बी पार्ट है सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। स्टेज है ये इसकी चौथी स्टेज है। उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहते हैं। हाँ, ये बात सही है, बच्चे को थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है। थर्ड पार्ट है उत्तर परंपरागत स्तर। इसका उत्तर परंपरागत स्तर को दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है। सामाजिक समझौते की अवस्था स्टेज है ये पांचवी स्टेज है, सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता टूट जाता है। परंतु इस अवस्था में यह समझा जाता है कि समाज की अनुमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। इसका लास्ट स्टेज है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति के अच्छे बुरे उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं एवं अपने बनाए गए नियमों पर चलता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है। कोलबर्ग सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। अब आप देखिए प्रश्न पर आ गए हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आगे चलेंगे हमारे
एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन बड़े बड़े, देखिए बड़े बड़े आंसर्स के, ये देखिए मज़ा आएगा खूब इनको पढ़ने में। ये देखिए एक्सप्लेनेशन वाले आ गए हैं, ये देखिए बड़े बड़े आंसर वाले, ये देखिए ऐसे बिल्कुल सेम सेम आते हैं सीटेट में, सेम बिल्कुल एकदम से सीटेट के लेवल से ही लेकर आई हूँ, ये एकदम से सेम आती है। ठीक है, जिसको भी नोट्स चाहिए वो कर सकते हैं। देखिए सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है, टीचर्स से भी पढ़ना पड़ता है, और आजकल तो सब चीज़ें ऑनलाइन घर आ जाती हैं, क्यों टेंशन लेनी किसी चीज़ की। पढ़ने की समस्या तो हमारे टाइम में थी, हर चीज़ खुद सर्च करनी पड़ती थी। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी। जो कोलबर्ग के नैतिक चरण हैं ना, इसमें किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। अब इसके बारे में बताते हैं। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सजा आज्ञा पालन अभिविन्यास, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसका सी आंसर सही है, गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन। हाँ देखिए ठीक है। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड होगा। व्यक्तिगत ज़रूरतें और इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, संभावित सजा शामिल। इसका डी आंसर है, संभावित सजा शामिल है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। स्तर थर्ड, स्तर फोर्थ, स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड। सी पार्ट है इसका, सी। स्तर फर्स्ट जो है वो क्या दर्शाता है, नैतिकता की अनुपस्थिति। कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है। व्यवहार कैसे करें पर सख्त निर्देश देकर नहीं, सख्त नहीं दे करना कुछ भी। नैतिक मूल्यों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना, व्यवहार के स्पष्ट नियम रखना, नियम भी नहीं रखना। आर्थिक शिक्षाओं, धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना, जी नहीं, धार्मिक शिक्षाओं को महत्व नहीं देते हैं। इसका बी आंसर है, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना। हाँ, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए। बी, कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। सी, कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है। डी, कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया। डी इसका आंसर है, कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया। चलिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एक्सप्लेनेशन वाले, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि सेम मिलेगा, लेकिन पैटर्न यही मिलेगा। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया था। ए 1950 में, बी 1958 में, सी 1965 में, डी 1972 में। इसका बी आंसर सही है, 1958 में। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 1958 वर्ष में प्रतिपादित किया। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग ने वर्ष 1958 में अपने डॉक्टरेट शोध के दौरान नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बच्चों के नैतिक तर्क का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 2, कोलबर्ग के अनुसार जन्म के समय एक बालक की नैतिक स्थिति कैसी होती है। वह जन्म से ही पूरी तरह नैतिक होता है, वह जन्म से ही पूरी तरह अनैतिक होता है, वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक, वह जन्मजात सामाजिक नियमों को जानता है। इसका सी आंसर सही है, वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक। व्याख्या, जन्म के समय बालक का कोई सामाजिक या नैतिक आधार नहीं होता। वह जैसे जैसे समाज, परिवार और परिवेश के संपर्क में आता है, वैसे वैसे सही और गलत की समझ सीखता है। कोलबर्ग के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत क्यों कहा जाता है। कोलबर्ग के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत क्यों कहा जाता है। ए, क्योंकि नैतिक विकास की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं, क्योंकि ये अवस्थाएं सार्वभौमिक हैं और एक निश्चित क्रम में आती हैं, क्योंकि यह केवल कुछ विशेष संस्कृतियों के बच्चों पर लागू होती है, क्योंकि यह उम्र के साथ घटता जाता है। देखिए जहाँ पर केवल आता है वो हमेशा गलत होता है, ठीक है।
अब इसका बी आंसर है जो एक लॉजिकल आंसर है, बी। अवस्थाएं नहीं बदली जा सकती। अब बी आंसर क्या है, क्योंकि ये अवस्थाएं सार्वभौमिक हैं और एक निश्चित क्रम में आती है। ये आंसर इसका सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि ये अवस्थाएं सार्वभौमिक हैं और एक निश्चित क्रम में आती हैं। व्याख्या देखिए, कॉलबर्ग का मानना था कि दुनिया का कोई भी बच्चा हो वह इन नैतिक चरणों से होकर अवश्य गुजरता है। इस क्रम को बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसे सार्वभौमिक अवस्था कहा जाता है। नैतिकता का वास्तविक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, नैतिकता का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल समाज के डर से चुप रहना, वह मानसिक गुण जिससे सही और गलत की पहचान होती है और समाज सम्मत व्यवहार किया जाता है। सी, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना। सी, केवल धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना। आप देखिए, नहीं समझिए, जहाँ पर केवल आता है वो गलत, नुकसान पहुंचाने वाले बात आएगी, यहाँ पर नेगेटिविटी है, ये गलत। 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं। ए में केवल आ रहा है, जहाँ पर केवल आता है वो क्वेश्चन आंसर गलत होता है। अब बचता है आपका ओनली बी पार्ट, वह मानसिक गुण जिससे सही और गलत की पहचान होती है और समाज सम्मत व्यवहार किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। और हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। नैतिकता मानव का वह गुण है, नैतिकता मानव का वह गुण है जो उसे सही और गलत में अंतर करना सिखाता है। नैतिकता मानव का वह गुण है जो उसे सही और गलत में अंतर करना सिखाता है। बालक इसे अपने सामाजिक परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है। हाँ, बालक अपने सामाजिक परिवेश से अंतःक्रिया सीखता है। सबसे पहली बात कि बच्चा नैतिकता का गुण, सबसे पहला पाठ नैतिकता का वो अपनी फैमिली से ही सीखता है, अपने घर से सीखता है, अपने माँ बाप से सीखता है। सेकंड, फिर उसका पड़ोस कैसा है। थर्ड, उसका मोहल्ला कैसा है। फोर्थ, उसका बाकी समाज कैसा है। फिफ्थ, उसका स्कूल कैसा है। सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो नैतिकता का पाठ धीरे धीरे उसमें अच्छे बुरे गुण आते चले जाते हैं जैसे जैसे उसका माहौल बढ़ता चला जाता है। क्वेश्चन 5, कोलबर्ग ने अपने प्रयोगों में बच्चों को कौन सी प्रसिद्ध काल्पनिक कहानी या दुविधा सुनाई थी? प्याजे की कहानी, हिंज की दुविधा, सुकरात का न्याय, एलिस इन वंडरलैंड। इसका बी आंसर है हिंज की दुविधा। कोलबर्ग ने अपने प्रयोगों में बच्चों को कौन सी प्रसिद्ध काल्पनिक कहानी या दुविधा सुनाई? हिंज की दुविधा। कोलबर्ग ने बच्चों को हिंज नाम के एक व्यक्ति की कहानी सुनाई थी जिसकी पत्नी कैंसर से मर रही थी और उसने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए एक केमिस्ट की दुकान से महंगी दवा चुरा ली थी। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कुल कितने मुख्य स्तर और कितनी अवस्थाएं हैं ये बताई हैं? ए 3 स्तर और 6 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं और 3 अवस्थाएं, 4 स्तर और 8 अवस्थाएं, 2 स्तर और 4 अवस्थाएं। आपका ए पार्ट सही है, 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। मैंने कहा था ना इसके 3 पार्ट हैं और 6 स्टेज हैं। मैंने आपको यही बात बताई थी जब पढ़ा रही थी। कोलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 मुख्य स्तरों पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत में बांटा है। प्रत्येक स्तर के अंतर्गत 2-2 अवस्थाएं दी हैं जिससे कुल 6 अवस्थाएं बनती हैं। पूर्व परंपरागत स्तर की सामान्य आयु अवधि क्या मानी जाती है? जन्म से 3 वर्ष, 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, 13 से अधिक वर्ष। इसमें 4 से 10 वर्ष मानी गई है पूर्व परंपरागत में। 4 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे पूर्व परंपरागत स्तर पर होते हैं जहां उनकी नैतिकता खुद के विचारों पर न होकर बाहरी दुनिया जैसे माता पिता के डर या इनाम पर आधारित होती है। एक छोटा बच्चा कहता है, मैं गृह कार्य पूरा करूंगा, नहीं तो शिक्षिका मुझे कक्षा से बाहर निकाल देगी। यह बच्चा कोलबर्ग के किस चरण में आता है? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसका बी ऑप्शन है दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसका ए था अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। सी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, डी सार्वभौमिक
नैतिक सिद्धांत। तो इसका बी दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास आंसर सही है। व्याख्या देखते हैं इसकी। इस चरण यानी चरण 1 में बच्चा नियमों का पालन केवल इसलिए करता है ताकि वह बड़ों के हाथों मिलने वाले दंड या मार से बच सके। क्वेश्चन 9, कॉलबर्ग के किस चरण को जैसे का तैसा, टिट फॉर टैट या साधन सापेक्ष अंतःकरण कहा जाता है? प्रथम चरण दंड एवं आज्ञा पालन, द्वितीय चरण आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिविन्यास, सी तृतीय चरण अच्छा लड़का अच्छी लड़की, डी चतुर्थ चरण कानून व्यवस्था। इसका आंसर है बी द्वितीय चरण आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिविन्यास। व्याख्या देखिए। दूसरे चरण में बच्चा सोचता है कि अगर तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं भी तुम्हारी कॉपी फाड़ दूंगा। यहाँ नैतिकता अदले बदले या अपने स्वार्थ को पूरा करने पर टिकी होती है। बिल्कुल सही बात है, हम भी ऐसे ही थे। तू अगर मेरे एक गुस्सा मारेगा तो मैं तेरे 4 गुस्से मार के छोड़ूंगा। बिल्कुल सेम कंडीशन हमारी भी यही थी, हम पे भी यही कंडीशन लागू होती थी जब हम छोटे थे। किस किस ने ऐसा किया है? किस किस ने एक गुस्से के बदले 4 गुस्से मारे हैं? कमेंट करके बताना। परंपरागत स्तर की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? बच्चा केवल दंड से समझने के लिए काम करता है। बच्चा समाज के नियमों, परंपराओं और दूसरों की उम्मीदों को बनाए रखना चाहता है। बच्चा समाज के नियमों को पूरी तरह तोड़ देना चाहता है। बच्चा केवल अपने व्यक्तिगत अमूर्त सिद्धांतों पर चलता है। देखिए, जहाँ पर केवल आता है वो आंसर हमेशा गलत होता है। यहाँ डी पार्ट में केवल आ रहा है और ए पार्ट में केवल आ रहा है। ठीक है, दो तो ये गलत हो गए हैं। बच्चा समाज के नियमों को पूरी तरह तोड़ देना चाहता है। भैया, सामाजिक नियमों को तोड़ के कहाँ जिंदगी जी जाती है फिर? तो इसका बी आंसर सही है। बच्चा समाज के नियमों, परंपराओं और दूसरों की उम्मीदों को बनाए रखना चाहता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष में बच्चा समाज में स्वीकार्य होना चाहता है। वह समाज के बनाए नियमों को सही मानने लगता है और उनके अनुसार व्यवहार करता है। 11 सीमा अपने माता पिता और शिक्षकों की नज़रों में प्रशंसा पाना चाहती है, इसलिए वह हमेशा सच बोलती है। वह किस चरण में है? सामाजिक अवस्था बनाए रखने का चरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन, सार्वभौमिक चरण। इसका बी आंसर है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसकी व्याख्या देखिए। यह तीसरा चरण है। इसमें अच्छा बच्चा समाज या परिवार से स्वीकृति और प्रशंसा पाने के लिए वह व्यवहार करता है जिसे समाज अच्छा समझता है। क्वेश्चन 12, रमेश कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें देश के कानून और नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि नियम समाज को व्यवस्थित रखते हैं। रमेश किस अवस्था में है? दंड और आज्ञाकारिता, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास, व्यक्तिगत विनिमय, सामाजिक अनुबंधन। जब उसने व्यवस्था बनाए रखने की खुले आम बात कही है तो इसका आंसर भी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिन्यास ही होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। चौथे चरण में बच्चा यह समझने लगता है कि यदि हर कोई कानून तोड़ेगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए कानून का पालन करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। भैया, मैं तो इस बात को अब भी समझती हूँ कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने देश के कानून के अकॉर्डिंग ही वो अपना जीवन यापन करे ताकि खुद भी सुखी रहे और दूसरे लोग भी, उससे जुड़े हुए सभी लोग खुश रहें। कानून बिगड़ेगा तो जिंदगी की व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। क्वेश्चन 13 है। कोलबर्ग के अनुसार उत्तर परंपरागत स्तर में नैतिकता किस पर आधारित होती है? समाज के डर पर, माता पिता के पुरस्कार पर, स्वयं के आंतरिक नैतिक सिद्धांतों और मानवीय मूल्यों पर, पुलिस और कानून के डर पर। इसका आंसर सी आता है स्वयं के आंतरिक नैतिक सिद्धांतों और मानवीय मूल्यों पर। व्याख्या है। इस सर्वोच्च स्तर पर व्यक्ति समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा, विवेक और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर सही और गलत का फैसला करता है। प्रश्न 14, यदि कोई कानून समाज के किसी वर्ग के लिए अन्यायपूर्ण है तो आपसी सहमति या बहुमत से उसे बदला जा सकता है। यह सोच किस चरण को दर्शाती है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, दंड और आज्ञाकारिता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इसका ए ऑप्शन सही है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। व्याख्या। यह 5वां चरण है। यहाँ व्यक्ति मानता है कि नियम इंसानों की भलाई के लिए बने हैं, न कि इंसान नियमों के लिए। अगर नियम नुकसानदेह है तो उन्हें लोकतांत्रिक तरीकों से बदला जाना चाहिए। कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कोलबर्ग के अनुसार वह नैतिकता के किस सर्वोच्च चरण पर था? सामाजिक व्यवस्था का चरण। ओ माय गॉड, यहाँ थे हम, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक। बी अच्छा लड़का चरण,
सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी दंड और आज्ञा पालन चरण। ये सी है इसका, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। छठे और अंतिम चरण में व्यक्ति मानव जीवन की रक्षा, न्याय और समानता जैसे उच्चतम मूल्यों के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करता, वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है। क्वेश्चन 16, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कोलबर्ग ने क्या कहा? नैतिक यथार्थवाद, नैतिक द्विधा, नैतिक तर्कना, नैतिक सहयोग। इसका सी ऑप्शन है नैतिक तर्कना। इसकी व्याख्या है, जब हम किसी नैतिक समस्या पर बैठकर दिमाग लगाते हैं और तर्क करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो उस सोचने की मानसिक प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है। क्वेश्चन 17, दवा चुराऊं या पत्नी को मरने दूं? हिंज के सामने आई इस असमंजस या फंसाओं की स्थिति को क्या कहा जाएगा? नैतिक तर्कना, नैतिक दुविधा, नैतिक व्यवहार, संज्ञानात्मक संतुलन। नैतिक दुविधा, जब हमारे सामने दो ऐसी स्थितियां आ जाएं कि दोनों में से एक को चुनना मुश्किल हो, दोनों तरफ सही या गलत का टकराव हो, तो उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। प्रसिद्ध महिला मनोवैज्ञानिक कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किस मुख्य आधार पर की थी? कोलबर्ग ने बच्चों का पर प्रयोग नहीं किया था। कोलबर्ग के सिद्धांतों में लैंगिक पूर्वाग्रह था, क्योंकि उन्होंने पुरुषों के तर्क को प्रधानता दी और महिलाओं की देखभाल की नैतिकता को नज़रअंदाज किया। कोलबर्ग का सिद्धांत बहुत छोटा था। उन्होंने पियाजे के चरणों को गलत बताया था। अच्छा, ये जो इन्होंने बी ऑप्शन दिया है, क्या ऐसा कुछ था? मुझे तो लगता नहीं है, बट इसका आंसर बी ही दिया हुआ है कि कोलबर्ग के सिद्धांत में लैंगिक पूर्वाग्रह था, क्योंकि उन्होंने पुरुषों के तर्क को प्रधानता दी और महिलाओं की देखभाल की नैतिकता को नज़रअंदाज किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए व्याख्या देखिए। ग्लीगन का तर्क था कि पुरुषों की नैतिकता न्याय पर आधारित होती है, जबकि महिलाओं की नैतिकता रिश्तों और देखभाल पर टिकी होती है, जिसे कोलबर्ग ने कम करके यहाँ कहा। कक्षा में बच्चों के भीतर नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें बहुत सख्त सज़ा देनी चाहिए। कक्षा में केवल नैतिक कहानियों की किताबें रटवानी चाहिए। उन्हें नैतिक मुद्दों और दुविधाओं पर आधारित चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। धार्मिक उपदेश देने चाहिए। इसका आंसर सी होगा, उन्हें नैतिक मुद्दों और दुविधाओं पर आधारित चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। व्याख्या देखिए। कोलबर्ग के अनुसार जब बच्चे नैतिक विमर्श या चर्चाओं में भाग लेते हैं तो उनका संज्ञानात्मक द्वंद्व दूर होता है, उनकी नैतिक तर्कना का विकास बेहतर होता है। अब क्वेश्चन 20 देखिए। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का विस्तृत रूप माना जाता है? इसका ए पार्ट है जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत, बी एफ स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सी लेव वाइगोव्स्की का सामाजिक सिद्धांत, डी अल्बर्ट बांडूरा का अवलोकन सिद्धांत। इसका ए ऑप्शन सही है, जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, यानी व्याख्या देखिए। पियाजे के ने सबसे पहले बच्चों के नैतिक विकास पर काम किया था। कोलबर्ग के पियाजे के इसी कार्य को आधार बनाकर अपना विस्तृत 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं का सिद्धांत तैयार किया। देखिए, जिसको भी PDF और नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर ज्वाइन होए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @ओल्हान एकेडमी। तो देखिए बच्चों, मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारा चैनल जो है एकदम से नया है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन होगा और मेरा हौसला बढ़ेगा। देखिए, मैं एकदम से नया अपना चैनल बनाई हूँ और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।